आज का हमारा टॉपिक है फील्ड ऑफ फोर्स। हम बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स को ट्रांसमिट करता है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया था। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है किसी भी चार्ज के अराउंड जिस रीजन में कोई दूसरा चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स को फील करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी, लेट्स से एक चार्ज है Q प्लस Q, इसके अराउंड एक ऐसा रीजन मौजूद है कि अगर इस रीजन के अंदर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स को फील करेगा। मैं कंसीडर करता हूं कि यहां पर हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है या टेस्ट चार्ज है। अब जब इस टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के करीब लाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जब इस रीजन के अंदर ये वाला चार्ज आएगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। और एक और बात यहां से हमें बड़ी अहम पता चलती है, वो ये है कि हमें यह भी पता चल सकता है कि इस चार्ज की फील्ड स्ट्रॉन्गर है या वीकर है। वो किस तरह से? लेट्स से अगर इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इस पॉइंट पर रख देते हैं और इस पॉइंट का नाम है A, यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, यह भी पॉजिटिव चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है या टेस्ट चार्ज है। तो ये वाला चार्ज जिसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा है और ये वो टेस्ट चार्ज है जिसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड कम है, तो ये चार्ज इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। उस रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन कुछ ये होगी। तो अगर ये वाला चार्ज अपने ऊपर एक बहुत ज्यादा फोर्स को फील करता है तो जाहिर सी बात है कि इस चार्ज की ये जो फील्ड है ये स्ट्रॉन्गर फील्ड होगी। और अगर ये वाला चार्ज इसके ऊपर वीकर फोर्स लगाता है या कम फोर्स लगाता है तो हम कह सकते हैं कि फिर ये जो चार्ज Q है इसकी फील्ड क्या है? वीक है। तो हम यहां से कॉन्सेप्ट बेसिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि E इज इक्वल टू F ओवर Q0। The force on a unit positive charge in an electric field is called electric field intensity। यहां से एक बात समझने वाली है कि Q0 तो एक कांस्टेंट चार्ज है। अगर ये कांस्टेंट है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, अगर इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लेसर फोर्स लगेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगी। इसी रिलेशन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स भी निकाल सकते हैं और वो होंगे न्यूटन पर कूलम, जिन्हें वोल्ट पर मीटर भी लिखा जा सकता है। अब यहां से हम इस तरीके से भी बात कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इन दोनों चार्जेस के दरमियान एक फोर्स एग्जिस्ट करती है और उस फोर्स को निकालने का तरीका अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कुछ ये है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय। अब Q1 और Q2 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास चार्जेस Q और Q0 हैं, तो यहां पे लिखा जाएगा Q0 ओवर R स्क्वायर। अब अगर यहां से फोर्स की वैल्यू को इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, या हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, E इज इक्वल टू 1 ओवर Q0 इंटू F, और F की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय Q0 ओवर R स्क्वायर। अब ये वाला जो Q0 है ये इस Q0 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय Q ओवर R स्क्वायर। अब यहां पर एक बड़ी अहम बात है कि कूलम्स लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है
और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। मैं यहां से लिख सकता हूं कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहां से हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेट्स से अगर कंपैरिजन में पूछा जाए कि अगर एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से सर्टेन डिस्टेंस पर इतने न्यूटन पर कूलम है, तो अगर डिस्टेंस को इतना कर दिया जाए तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो कंपैरिजन इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। हम लिख सकते हैं E1/E2 इज इक्वल टू R2² R1²। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। लेट्स से ये एक सर्टेन लाइन है जिसके ऊपर मैं 3 पॉइंट्स को ज्यूम कर लेता हूं। लेट्स से एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B और एक पॉइंट है C। इलेक्ट्रिक फील्ड को जाहिर करने का अभी तक कोई तरीकाकार हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन याद रखिएगा बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू जाहिर किया जाता है। ये एक यूजुअल रिप्रेजेंटेशन है या एक जस्ट अज्यूम की हुई रिप्रेजेंटेशन है जो हमारी आसानी के लिए है। तो लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर कुछ इस तरीके से हैं। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। वो इस वजह से नहीं करती हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को आपस में क्रॉस करेंगी तो एट अ सर्टेन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक से ज्यादा डायरेक्शंस हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। यह क्वेश्चन हमें गिवन है। 3 पॉइंट्स हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी। याद रखिएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे के क्लोज होंगी या पैरेलल होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी। अब क्वेश्चन हमें इस तरह से भी पूछा जा सकता है अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। लेट्स से हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें एक ये सर्टेन लाइन है और इस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक पॉइंट A, एक B और एक C, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाया गया है। अब वो पूछना यह चाहता है कि इन तीनों पॉइंट्स में से वो कौन सा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। ऑप्शंस है हमारे पास EA इज ग्रेटर देन EB, बीटा ऑप्शन है जी EB इज ग्रेटर देन EA, और चार्ली ऑप्शन है EC इज ग्रेटर देन EA। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह पर स्ट्रॉन्गर होगी जहां पर फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे के क्लोज होंगी। जैसे जैसे फील्ड लाइंस एक दूसरे से अवे मूव करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होना शुरू हो जाती है। तो अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो यहां पर पता चल रहा है कि पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नैरो हैं, मतलब उनके दरमियान डिस्टेंस कम है, और अगर पॉइंट ए और सी का कंपैरिजन किया जाए तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से अवे मूव कर रही हैं, मतलब उनका आपस का गैप ज्यादा होता चला जा रहा है। तो ए और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी और पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जी EB इज ग्रेटर देन EA। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को किस तरह से निकाला जाए अगर हमें डाटा इस तरीके से गिवन किया जाए। अब हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ यूं है, अ गोल्ड न्यूक्लियस ऑफ रेडियस R इज रिप्रेजेंटेड बाय AU197, जो कि इस गोल्ड न्यूक्लियस का क्या है, एटॉमिक मास नंबर है, और 79 क्या है, एटॉमिक नंबर है। Taking E as charge and epsilon naught permittivity of free space, what is the electric field strength at the surface of an isolated gold nucleus? हम फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। 4 ऑप्शंस हमारे पास गिवन है और ऑप्शंस को देख के हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमें डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस में उसने R को एज इट इज दिया है। हमें चार्ज का पता होना बहुत जरूरी है। अब हम लोग ये बात जानते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम को मास नंबर कहा जाता है, और किसी भी एक आइसोलेटेड एटम के न्यूक्लियस में मौजूद सिर्फ प्रोटॉन्स की क्वांटिटी को चार्ज नंबर कहा जा सकता है। तो अब इस गोल्ड न्यूक्लियस का
जो एटॉमिक नंबर है वो है 79। इसका मतलब है 79 प्रोटॉन्स मौजूद हैं गोल्ड न्यूक्लियस में, हर एक के ऊपर चार्ज E, तो टोटल चार्ज बनेगा 79E। अब चार्ज हमारे पास आ गया 79E, तो ये आएगा 79E डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहां पर वो कौन सा ऑप्शन है, डेट इज बीटा, 79E ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम गोल्ड न्यूक्लियस की क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी सरफेस पर।